तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, आपका ही फ़ायदा है बच्चों इसमें। क्वेश्चन ये है, ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं स्वेर। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आप कैसे कहेंगे कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण संतुलित है? कैसे कहेंगे? देखो, जो लेफ्ट साइड होता है और जो राइट साइड होता है, जितने भी तत्व होते हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। ये जो हमें अभिक्रिया दी गई है बेटा, ये जो अभिक्रिया हमें दी गई है, इसे अगर ध्यान से देखें, ये है ना अभिक्रिया हमारे पास, इसमें ध्यान से देखो। अगर मैं सोडियम की बात करूँ, Na, यहाँ पर Na एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर Cl एक है, यहाँ पर भी Cl एक है, यहाँ पे Ag एक है, इधर भी Ag एक है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन एक है। तो लेफ्ट साइड में जितना है राइट साइड में उतना ही है। ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। दी गई अभिक्रिया के अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि इसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। बस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, निम्न अभिक्रिया के अपचयित तथा उपचयित पदार्थ बताइए। रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे क्या होती है बेटा? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या फिर अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। सो ये जो हमें रिएक्शन दे रखा है बच्चों, अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, ये रिएक्शन हमें दे रखा है ना, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, अपचयन कब होता है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है। ये Z के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ZnNO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो उपचयन होता है, तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ये हमें लिख देना है। नम वातावरण में रखे तांबे के ऊपर चढ़ने वाली हरी परत का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जब नम वातावरण जिसमें नमी होती है ना, अगर तांबे की हम रख देते हैं, उस पर एक हरी परत चढ़ जाती है, उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, तथा कैल्शियम कार्बोनेट। एक एक मोल का मिश्रण होता है। ठीक है, जिसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, इसका ये नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पिछले साल भी पूछा गया था, अभी जब बोर्ड एग्जाम हुआ था। वे ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अम्लीय तथा अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं, है ना। दोस्त के साथ दुश्मनी व्यवहार और दुश्मन के साथ दोस्ती वाला व्यवहार करते हैं। वे ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अम्लीय और अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण Al2O3, AS2O3, ये 2 उदाहरण भी आप याद कर लीजिएगा। अगला है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 3 वर्ग में, उच्च, निम्न और मध्य। ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नाम क्या है? ये सक्रियता श्रेणी से लिया गया है, जो चैप्टर नंबर धातु अधातु में सक्रियता श्रेणी है ना बच्चों, वहां से आया है। उच्च क्रियाशील क्या होते हैं बच्चों? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और सबसे कम क्रियाशील होता है Ag और Au, और बीच के होते हैं Zn, Fe, Pb, Cu। ठीक है, जिंक, फेरस, लेड और कॉपर, ये बीच वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या होता है जब एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है? ठीक है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाओगे तो क्या होगा? अपूर्ण दहन होगा। ठीक है, पूरी तरीके से वो नहीं जल पाएगा। दहन का मतलब जलाना। और जब पूरी तरह से जलेगा नहीं तो धुआं निकलेगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। कपड़े धोने के लिए साबुन की तुलना में संश्लिष्ट अपमार्जकों का क्या महत्व है? ठीक है, संश्लिष्ट अपमार्जक का लाभ यह है कि वे कठोर जल के साथ भी कपड़े धोने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, जो नदी का पानी होता है, जो होते हैं ना, जो आप लोग देते हो, धोबी जो आते हैं वो नदी के पानी से कपड़े धोते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं? वो संश्लिष्ट अपमार्जक यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप घर का जो चीज़ है ना बेटा, उसको अगर आप घर के पानी मतलब घर का जो डिटर्जेंट है उसको अगर नदी के पानी में को झाग नहीं देगा, प्रॉपर साफ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो संश्लिष्ट अपमार्जक कठोर जल के साथ अघुलनशील कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण नहीं बनाते हैं, इसीलिए संश्लिष्ट अपमार्जक कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं और मैले कपड़ों को अच्छी तरह साफ कर देते हैं। और इसके विपरीत साबुन कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है।
जिसके कारण यदि जल कठोर तो साबुन से कपड़े ठीक प्रकार से साफ नहीं हो पाते, क्योंकि झाग नहीं बना पाता। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के जो गुणधर्म है उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है, इस कथन से यह तात्पर्य है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में अगर क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करें तो एक नियमित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये इसका मतलब है। मेंडलीव के आवर्त नियम का उल्लेख कीजिए। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के जो उसमें परमाणु जो आधुनिक वाला है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और जो पुराना वाला मेंडलीव वाला है ना, तत्वों के परमाणु भार पर आधारित था। ठीक है, जब तत्वों को उनके परमाणु भार के वृद्धि क्रम में रखा जाता है तो उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में एक प्रकार की आवर्तता पाई जाती है। यही मेंडलीव का आवर्त नियम है। ठीक है, ये चीज़ है, 1 नंबर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की अद्वितीय उपयोगिता क्या है। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। ठीक है, मेंडलीव भले ही उसने पुराने ज़माने में का बंदा था, लेकिन उसने आधुनिक ज़माने की चीज़ सोच रखी थी और उसने खाली स्थान छोड़ दिए थे तत्वों के लिए, कि उन्होंने सोचा कि आगे चलकर कोई नए तत्व खोजे जा सकेंगे और वो इनकी जगह ले लेंगे। तो उसने पहले से ही वो सोच के खाली जगह छोड़ दिए थे। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे जिनमें बाद में खोजे जाने वाले तत्वों को रखा जा सके। दूसरे शब्दों में मेंडलीव ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों का पहले ही अनुमान लगा लिया था। उन्होंने आवर्त सारणी में 6 रिक्त स्थान छोड़े और इनके नाम संगत तत्वों के नाम के साथ संस्कृत भाषा के शब्द एका को जोड़कर रखा। इसके नाम उन्होंने रखा था एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका मैग्नीज, द्वि मैग्नीज, एका टेंटेलम, ये सब रखे थे उसने। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता थी। ठीक है, बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी क्यों होती है? बाघ इतना बड़ा मांसाहारी जीव है लेकिन उसका जो क्षुद्रांत है वो बहुत छोटा होता है। क्यों? मांसाहारी भोजन की प्रकृति प्राणी शरीर के अनुरूप होने के कारण, इसका पाचन शीघ्र हो जाने के कारण इसकी क्षुद्रांत छोटी होती है। ठीक है, उसके शरीर के अनुरूप उसका जो पाचन है ना बेटा, वो बहुत जल्दी हो जाता है और इसी कारण से उसका जो क्षुद्रांत है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में भोज्य पदार्थों का वितरण करता है। भोज्य पदार्थों का वितरण कौन करता है? फ्लोएम करता है। ये इस साल पूछा गया था। जो जल और खनिज लवणों का वितरण करता है वो कौन है? वो है जाइलम। तो कंफ्यूज मत होना, अगर भोज्य पदार्थों के वितरण करता है तो वो है फ्लोएम, और जल खनिज लवण का वितरण कौन करता है? जाइलम। ये ध्यान रखना है। मानव वृक्क के 2 मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है, तो पहला मुख्य कार्य है मूत्र के रूप में अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का उत्सर्जन। जब आप पानी रेगुलर पियोगे और मूतते हो तो आपको जलन नहीं होगी। अगर आप एक दिन अपने मूत्र को रोक के देखो बेटा, और फिर जब आप मूतोगे ना तो आपके मूत्र में जलन से महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर से जो टॉक्सिक चीज़ होती है ना नाइट्रोजन युक्त, वो मूत्र के द्वारा निकलता है। ठीक है, और जब वो एकत्रित हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर जलन से होने लगती है हमें। और ये मूत्र और ये सब चीज़ें हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर के जितने भी उपापचयी पदार्थ होते हैं ना, टॉक्सिक चीज़ें मूत्र के द्वारा ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो पानी ज़्यादा पिया करो। शरीर के अंगों में आयनों, जल का ऑस्मोग्लूग्रेशन इसके होता है। ठीक है, एक कृत्रिम वृक्क में नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को निकालने की को अपवन कहते हैं। ठीक है, ये दूसरे वाले का उत्तर, कृत्रिम वृक्क के कार्य प्रयुक्त किए के नाम बताइए। कभी कभी क्या होता है, लोगों के किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस करना पड़ता है। आपने सुना होगा ना डायलिसिस। तो डायलिसिस भी एक कृत्रिम वृक्क की तरह उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका क्या कार्य है? अल्प स्रावन से कौन कौन सा रोग होता है? तो देखो बेटा, एंटी डायरेटिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड से स्रावित होता है। ठीक है, यह वृक्क नलिकाओं तथा संग्रह नलिकाओं के जल के अवशोषण का नियमन करता है। ठीक है, इसकी कमी से मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र में ना जल की मात्रा बढ़ जाती है इसकी कमी से। इस रोग को उदक में है। ठीक है, उदक में कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। ठीक है, तो अधिवृक्क वल्कुट के हार्मोन से कार्टिसोल, कार्किटोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है? मानव में निषेचन कहाँ स्थान कहाँ है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो, निषेचन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दो अगुणित युग्मकों जैसे शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मज का निर्माण निषेचन कहलाता है। ठीक, और युग्मज में वृद्धि और विभाजन द्वारा भ्रूण का विकास होता है। बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, जबकि आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर लैंगिक भाग में होता है। ठीक है, और मानव में जो निषेचन का स्थान है वो है अंडवाहिका। क्रिस क्रॉस वंशागति क्या है? ठीक है, आपको बताना है। तो अप्रभावी लिंग संलग्न लक्षण का पिता से पुत्री और उसके बाद पुत्री से उसके संतान पहुंचना क्रिस क्रॉस वंशागति का लक्षण है। आपने देखा होगा हमारी जो शक्ल है वो हमारे मम्मी पापा से मिलता है या तो कभी हमारे दादा दादी जी से मिलता है। तो ये क्या है? क्रिस क्रॉस वंशागति है। ठीक है, अगला है उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र में एक भुजा दूसरी से लंबी क्यों होती है? ठीक है, एक भुजा दूसरी से लंबी क्यों होती है? देखो, उपमध्य गुणसूत्र में सेंट्रोमियर के एक सिरे की ओर होने से, ठीक है, एक भुजा छोटी तो दूसरी भुजा लंबी होती है। क्या कारण है? सेंट्रोमियर के एक सिरे की ओर होने से, एक सिरे की तरफ होता है, इसी वजह से एक भुजा छोटी और एक भुजा लंबी होती है। गुणसूत्र परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो गुणसूत्र परिकल्पना सटन तथा बोवेरी ने प्रस्तुत की थी 1902 में। जीन कहाँ स्थित होते हैं, इनकी रासायनिक प्रकृति क्या है? तो जीन गुणसूत्र के क्रोमियर्स पर स्थित होते हैं। कहाँ पर? क्रोमियर्स में। और प्रत्येक जीन की गुणसूत्र पर स्थिति निश्चित होती है। इस बिंदु को स्थल जिसे कहा जाता है लोकस कहते हैं। जीन डीएनए अणु का खंड होता है, यह न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और ये इसका चित्र है जीन का। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के दो कारण लिखिए। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? इस दोष में दूर की वस्तु तो हमें साफ दिखती है परंतु निकट का हमें साफ नहीं दिखता है, नाम के उल्टा। ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो हम स्पष्ट देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख पाते, ऐसे दृष्टि दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखनी पड़ती है, पास का नहीं देख पाते तो हमें बुक ऐसे रख के पढ़ना पड़ता है ना। तो कारण क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना। नेत्र का जो गोले का व्यास होता है वो कम हो जाता है जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है और दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है, कारण लिखिए। तो इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण, है ना। तो ये क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? देखो, प्रिज्म आपका श्वेत पारदर्शी माध्यम है ना। तो किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है, ये आप जानते हो। ठीक, देखो, किरण जब कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। जो प्रिज्म होता है बेटा, ये किरण आई और आग के टकराई और अपने मार्ग से ना विचलित हो जाती है, झुक जाती है वहाँ से। ठीक है, प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। चूँकि श्वेत प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की किरणों में विचलन भिन्न भिन्न होता है, अतः लाल रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण की प्रिज्म आधार की ओर सबसे अधिक झुकेगी और इस प्रकार से श्वेत रंग के प्रकाश का प्रिज्म में गुजरने पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। देखो, अगला क्वेश्चन, चांदी की प्रतिरोधकता इतनी है, इस कथन का क्या अर्थ है?
ठीक है, 1.6 गुना 10⁻8 ओम मीटर है ना। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, आप जानते हो P बराबर क्या होता है बेटा, IR। तो R बराबर क्या होता है, V/I, है ना। R बराबर क्या होता है, V/I। तो इस कथन का यह अर्थ है कि चांदी के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध इतना होता है। देखो 1 मीटर लंबा होगा, लंबाई उसकी कितनी होगी, 1 मीटर, और जो क्षेत्रफल होगा वो 1 मीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के तंतु में 1.5 मीटर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। मिनट छूट गया, यहाँ 20 मिनट होगा, यहाँ पर 20 मिनट होगा। 20 मिनट तक प्रवाहित होती हैं, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाले कुल आवेश का मान ज्ञात करना है। देखो आवेश Q बराबर होता है IT, I गुना T। पद्धति या तो MKS में लेनी होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड में, या फिर CGS में। आपके क्लास 10th में CGS नहीं चलता है, CGS चलता है 11th-12th में, ठीक है। सो देखो एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा को, और विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं I से। 1.5 दे रखा है, सही है। समय दे रखा है, समय को हम T से दर्शाते हैं 20 मिनट। मिनट को बदलना है सेकंड में, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 20 को 60 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1200 सेकंड, ठीक है। Q बराबर होता है IT, I का मान कितना है 1.5, T का मान है 1200, गुणा कर देंगे, दशमलव एक स्थान के बाद लगा देंगे, 1800 आ जाएगा। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम को C से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है। 2008 में पूछा गया था, 11 में पूछा गया है। देखो जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उससे परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ठीक है। जब किसी बंद विद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करेंगे ना, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और परिपथ में इस विद्युत वाहक बल के कारण धारा बहने लगती है, ठीक है। उस बल के कारण धारा बहने लगती है, तो इसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब तक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा तब तक धारा बहेगी। जब फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, धारा बहना रुक जाएगा। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में दो अंतर बताइए। प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में धारा बहती है ना, वो प्रत्यावर्ती धारा है, उसका मान घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जो दिष्ट धारा होता है वो एक समान बहती है, करंट फ्लो उसका एकदम सटीक होता है, ठीक है, डायरेक्ट। पर देखो दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में बहती है, एक ही दिशा में, ये एक ही दिशा में बहेगी। जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। ये मुख्य अंतर है इसका। किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, वो कब होता है, ठीक है। जब किसी घरेलू या परिपथ में जीवित तार, जिसे हम क्या कहते हैं, फेज तार, और उदासीन तार, न्यूट्रल तार, परस्पर आपस में जुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, दो तार हैं, उसको आपस में जुड़ जाएगा, फटास के आवाज आती है ना, चिंगारी निकलती है, वही तो होता है लघुपतन। और परिपथ क्या होता है, लघुपतन हो जाता है। इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध एकाएक शून्य हो जाता है और धारा का मान एकाएक बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसी कारण आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघुपतन हो जाता है, ठीक है। कोयला जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की तुलना में तेल जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना अधिक कठिन है, कारण से स्पष्ट कीजिए। देखो जो कोयला जला रहे हो उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, और जब तेल जला रहे हो उससे भी वायु प्रदूषण हो रहा है, लेकिन ज़्यादा अगर बेहतर वो बताया जाए तो कोयला वाला अच्छा है दोनों की तुलना में। वैसे तो अच्छा कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़ा नुकसानदायक कम कौन है, कोयला वाला। क्यों, देखो तेल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, और उनको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है, ठीक है, उनको नियंत्रित करना बहुत कठिन है। और जबकि कोयला को जब जलाते हैं ना, तो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है,
ठीक है, उसकी तुलना में कम है और उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए कोयला फायदेमंद है तेल की तुलना में थोड़ा सा। हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं? देखो, हरे पौधे उत्पादक है और हम जो जीव है, ठीक है, वो क्या है? उपभोक्ता है, हम उपभोग कर रहे हैं उसका। हरे पौधे को उत्पादक कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं और इस प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक के रूप में बदलकर कार्बनिक पदार्थों में संचित हो जाती है। ठीक है, पौधे इन कार्बनिक पदार्थों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको उत्पादक कहते हैं क्योंकि ये खुद बनाते हैं। वनों के समीपवर्ती क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय निवासियों की क्या आवश्यकताएं हैं? देखो, जो वन क्षेत्र होता है उसके आसपास के लोग जो रहते हैं उनकी मूल आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो वहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारे आसपास थोड़े से कंद मूल है ना, सब्जी वब्जी जो होता है उसको वो औषधि वगैरह मिल जाए, उसको हम खा पाएँ, थोड़े शिकार कर पाएँ, थोड़े से मछली मिल जाए, ऐसे इन्हीं चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। लकड़ी मिल जिससे हम खाना पका पाएँ, तो इन्हीं चीज़ों पर वो निर्भर करते हैं। क्या आपके विचार में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए? संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन कौन सी ताकतें कार्य कर सकती हैं? देखो, पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है। जब कोई व्यक्ति इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है तो इसका सीधा प्रभाव अन्य व्यक्ति पर पड़ता है। अब सपोज करो तुम्हारे घर पे 5 लोग रहते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो बहुत सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, कुछ भी करता है और तुम उसके आसपास ही हमेशा रहते हो। ठीक है, ये भी तरीका प्रदूषण ही हुआ क्योंकि धुआं निकलता है। वो जो धुआं है, जो सिगरेट पी रहा है उसके लिए तो हानिकारक है ही है, लेकिन वो धुआं आसपास भी छोड़ रहा है तो उसके आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक है ना। अन्य व्यक्तियों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति डीजल का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है तो बाकी लोगों के लिए वो चीज़ डीजल पेट्रोल ये सब एक सीमित मात्रा में है, उसका जितना उपभोग करेंगे वो ख़त्म हो जा रहा है। एक टाइम के बाद ऐसा समय भी आएगा जब ये पृथ्वी पर रहेंगी ही नहीं, फिर क्या करेंगे? ठीक है, संघर्ष का दुष्परिणाम भी पर्यावरण पर पड़ता है। शक्तिशाली राष्ट्र किसी राष्ट्र को और समाज के शक्तिशाली एवं धनवान व्यक्ति संसाधनों का अधिकतम उपयोग अपने हितों के लिए करते हैं और अन्य व्यक्तियों को इनका लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, अब हम MCQs देखेंगे बच्चों। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो वनों के विनाश को रोकने के लिए। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला गैसीय उत्पाद क्या है बेटा? NO2 और O2। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। ऊष्मा का सबसे कम चालक कौन है? लेड यानी कि शीशा। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है इन सब पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक ही समजात श्रेणी से संबंधित नहीं है? समजात श्रेणी से संबंध नहीं है। देखो, CH4 C2H6 C3H8 और यहाँ पर CH8 फिर से आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी। समजात श्रेणी में CH2 का अंतर होता है किन्हीं दो के बीच लगातार। निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। डायाफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित होता है बेटा? श्वसन से, डायफ्राम। आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी क्या थी? ये सारे समस्थानों की अनिश्चित स्थिति, परमाणु वाले को पहले रख देना, संयुक्तता पर अनावश्यक बल, ये सारे थे। अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन कौन करता है? मेडुला। ठीक है, अवटु ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा है बेटा? थायरॉक्सिन। स्वद्वीप गुणन की क्षमता होती है किसमें? DNA में। DNA की प्रतिकृति आवश्यक है पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति के अस्तित्व के लिए। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? मटर पर किए थे। आनुवंशिक का जनक कौन है बेटा? मेंडल। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? दृष्टिपटल। ठीक है, एक व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री नेत्र को 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूर रखना पड़ता है
तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है? दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब दूर दृष्टि दोष है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? आवेश का मात्रक कूलाम। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ठीक है, सारे। परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। छोटे छोटे ऐसे वीडियो में डेली लाता रहूंगा ताकि आप एक छोटा सा डोज आपको मिल पाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और लोड भी ज़्यादा ना हो, और डेली का डेली आप पढ़ते रहें और सीखते रहें, मजे से याद भी होता रहेगा और हमारी एग्जाम की तैयारी भी होती रहेगी। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और अब तक अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा फटाफट से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इससे सस्ता और बेस्ट कोर्स पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जय हिंद। वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करना है वीडियो को।